नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताएंगे कि 71 लोगों के कातिल हंसते हंसते अदालत से क्यों निकले और आतंकियों का वो वीडियो जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे वक्फ कानून के विरोध में बंगाल को सुलगाने वालों की सीएम ममता बनर्जी ने उनसे कौन सा वादा किया है, और आज आपको दुनिया का वो नायाब ब्लू डायमंड भी दिखाएंगे जिसकी कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन तो कल जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े एक मामले में दोषी 4 आतंकियों को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और यह कल की खबर है, इसलिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस खबर से वाकिफ हों, आपने इसे पढ़ा होगा या देखा होगा, सुना होगा। लेकिन क्या आपने वो वीडियो देखा जब सजा सुनाए जाने के बाद इन 4 आतंकियों को जेल भेजा जा रहा था? पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए और फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये 4 आतंकी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर और शहबाज अहमद, इन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। और देखिए कि कैसे हंसते हंसते एक कोर्ट से जेल की तरफ रवाना हो रहे थे। तो क्या आप इनके चेहरे पर कोई शिकन, जरा सा भी अफसोस देख पा रहे हैं क्या? क्या कहीं भी इनमें रत्ती भर भी पछतावा दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, उल्टे हंस रहे हैं जैसे इन्होंने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, पता नहीं कोई क्रांति कर दी। और इनका अपराध आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बम धमाके के आरोप हैं, वैसे बम धमाके के जिसमें 71 लोगों की जान चली गई। लेकिन इनके चेहरे देख लीजिए, सजा सुनने के बाद ऐसे हंसते हुए जा रहे हैं जैसे कितना क्रांतिकारी काम किया। पहले मैं आपको जरा इनका बारी बारी से इन आतंकियों के बारे में और इनके गुनाहों के बारे में आपको बताता हूं, और फिर आपको मैं इनकी हंसी के पीछे की वजह भी बताऊं। तो जरा देखिए, यह आदमी है शहबाज अहमद। ये जो आपको पीली शर्ट में आदमी दिख रहा है, यह शहबाज अहमद है। दूसरा नाम है मोहम्मद सरवर का, और जिसने फर्जी नाम रखा हुआ था राजहन। तीसरा नाम है मोहम्मद सैफ, इसने भी अपना एक फर्जी नाम रखा था। और चौथा नाम है सैफुर रहमान अंसारी। इन 4 लोगों को देखिए और इनका जो काम था आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने जयपुर के अलग अलग इलाकों में बम रखे। बम प्लांट करने की जगह जहां इसने बम प्लांट किया था वो चांद पोल था, और उस धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आप सोचिए, इतना बड़ा गुनाह है। और जब उसकी सजा सुनाई गई तो जब वहां वो निकले अदालत से, ये लोग थे, इनके चेहरे पर जरा हंसी देखी। इसी ढंग से आगे जो दूसरे लोग हैं, मोहम्मद सैफ, इस आदमी की क्या मिली भगत थी। इसने हर्ष यादव एक के नाम से अपना फर्जी प्रोफाइल बनाया हुआ था, और इसने बम प्लांट कहां की थी? मानक चौक, खंदा, जयपुर में। और इस बम धमाके में भी एक आदमी की मौत और 15 लोग घायल हुए। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के में जो सीरियल बम धमाके हुए थे उसमें भी इस आदमी का नाम आया था। लेकिन इसके चेहरे पर भी देखिए, जरा सा शिकन नहीं, बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। तीसरा नाम सैफुर रहमान अंसारी, ये व्हील चेयर पर जो आदमी दिख रहा है आपको जाता हुआ, इसने भी अपना एक फर्जी नाम रखा हुआ था, अजय सिंह। और इसने क्या किया था, इसका भी काम समझिए। इसने भी बम प्लांट किया था छोटी चौपड़ पर, फूलों वाला खंदा जहां है वहां पर बम प्लांट किया था। और उस बम धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी और उसमें भी 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। आप सोचिए कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड, आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले लोग सजा सुनाए जाने के बाद इनके चेहरे पर
जरा इनकी हंसी देखिए, मुस्कान देखिए। अगला नाम है शहबाज अहमद। शहबाज अहमद का क्या काम था? इस आदमी की भी भूमिका जरा समझिए। ये जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शुरू से आखिर तक शामिल था और इसने धमाके की जो जिम्मेदारी लेने के लिए ईमेल किया गया था, वो ईमेल इस शख्स ने किया था। यानी कि इस आतंकी वारदात की पूरी साजिश में, उसकी पूरी प्लानिंग में यह आदमी शामिल था। लेकिन आप देखिए कि जब इन्हें सजा सुनाई गई तो किस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकले। सजा सुनने के बाद इनके चेहरे पर अफसोस या घबराहट की बजाय हंसी है। सवाल यह है कि 200 से ज्यादा परिवारों को तबाह करने वाले, जयपुर की सड़कों को खून से रंग देने वाले इन आतंकियों के चेहरे पर शिकन की बजाय मुस्कान क्यों है? तो इसकी कई वजह हो सकती है। और पहली नजर में ये बेशर्म और कट्टर आतंकी तो हैं ही, जिन्हें मासूमों की जान से खेलने में मजा आता है, जिन पर मजहब के नाम पर बेगुनाहों को बम से उड़ा देने की सनक सवार है। लेकिन इनकी यह हंसी कई दूसरी वजहों से भी। इनकी यह हंसी हमारे कानूनी सिस्टम पर, उसके मुंह पर एक तमाचे की तरह है। इनकी हंसी में यह मैसेज है कि हमें तो जो करना था हमने कर दिया और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमने अपना मिशन पूरा कर लिया और तुम देखते रह गए। इन्होंने कट्टरता की ऐसी घुट्टी पी रखी है कि इन पर न तो सजा का असर है, न जेल की सलाखों का डर। आतंकियों की यह हंसी सिर्फ यह नहीं बताती कि ये कितने हैवान हैं, कितने जालिम हैं, कितने खूंखार हैं, जो बेगुनाह लोगों को मारकर भी हंस रहे हैं। इनकी हंसी यह भी बताती है कि इन्हें भरोसा है कि आज बेशक निचली अदालत में इन्हें सजा मिली है, लेकिन कल क्या मालूम ऊपर की अदालत में इन्हें बरी कर दिया जाए। वैसे ही जैसे इन आतंकियों को जयपुर सीरियल ब्लास्ट के मुख्य मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, इन पर आरोप साबित हुआ तो कहां जाकर 5वें मामले में, जो 4 मुख्य मामले थे ब्लास्ट के, बम धमाके के, उनमें बरी हो गए थे। लेकिन इन्हें जो सजा जिस 5वें मामले में हुई उसमें धमाका नहीं हुआ था। लेकिन इन धमाकों से जुड़े मुख्य केस में कमजोर इन्वेस्टिगेशन, बहुत लचर जांच होने की वजह से हाई कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया था। लेकिन जो जिंदा बम चांदपोल बाजार में साइकिल पर मिला था, इस केस में थोड़ी बाजी पलट गई। कोर्ट में 5 नए गवाह और सबूत की वजह से इस केस को थोड़ी मजबूती मिली और आखिरकार इन्हें 5वें केस में सजा मिली। लेकिन इसमें 17 साल गुजर गए। धमाके के 17 साल बाद, एक जघन्य आतंकी वारदात को अंजाम देने के 17 साल बाद, तो इनकी हंसी इसी सुस्त और धीमी रफ्तार का मजाक उड़ा रही। ये मजाक उड़ा रही है हमारी लचर व्यवस्था का, ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारे जख्मों का, ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारी उस पॉलिटिक्स का जो आतंकियों में भी वोट बैंक तलाश लेती है। क्योंकि इन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान में सत्ता बदलते ही जांच की टीमें बदल जाती है, पड़ताल की दिशा बदल जाती है और उसके हिसाब से सजा भी बदल जाती है। ये शायद हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने देखा है कि जब इसी राजस्थान में अशोक गहलोत का राज था, कांग्रेस की सरकार थी, तब हाई कोर्ट में धमाकों को लेकर ठीक से पैरवी नहीं की गई, जिसके चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगे थे। यह कहा गया कि सरकार ने जानबूझकर आरोपियों के खिलाफ ठीक से पैरवी नहीं की, पूरे मामले की पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, करीने से सबूत नहीं जुटाए। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था अशोक गहलोत सरकार पर। तो ये हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने देखा है कि आतंक जैसे गंभीर मसले पर हमारे देश में राजनीति कैसे हावी हो जाती। आतंकियों की हंसी को लेकर
सबसे आक्रामक रिएक्शन जयपुर के उसी इलाके से आया है जहां इन्होंने बम धमाके किए थे। सुनिए जरा उस धमाके के पीड़ित उनकी इन लोगों की इस हंसी पर क्या कह रहे हैं। उनको फांसी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। फांसी दोगे तो सही है, नहीं तो फिर छोड़ो उनको, हम जनता देंगे उनको जवाब। और क्या है, वो जब उनको मुजरिमों को जब सजा सुनाई वो हंसते हुए निकल रहे थे, उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं था। उनके लिए तो ठंडे आदमी बैठे हुए तो ऐसी लगेगी उनके पास सब रहेंगे। यहाँ तो मर रहे तो आदमी मर रहे हैं। आपके पैर उस समय आपके पैर में भी छर्रे वरे लगे थे? 10-11 छर्रे। जिंदगी खराब कर गई और क्या है। खुश क्यों नहीं होंगे? इतनी हत्या करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा उनका। कुछ तो होना ही उनको, उनके परिवार को। आम जनता में सभी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। कानून का माहौल हो गया, मारने वाला आदमी सरेआम जिंदा घूम रहा है। उनको आजीवन नहीं होना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये कानून ऐसा बनना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल के बाद कोई भी कुकृत्य करे, ऐसा क्रूरतम हत्या प्रयास, उसको सरेआम फांसी की सजा होनी चाहिए। यह आजाद भारत के अंदर इस कानून की बहुत बड़ी कमी है। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि अपराधी अपराध करने के बाद भी उन्हें अपने अपराध पर लेश मात्र भी ऐसा पश्चाताप नहीं है। और इतना बड़ा मामला था, इतनी सजाएं पहले भी हुई हैं और अभी भी जो मैक्सिमम पनिशमेंट था सभी धाराओं में, वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिला है। लेकिन उसके बावजूद उनका वो रिएक्शन, वो ये दर्शाता है कि भाई ये हमारा रूटीन काम है, हम इस तरह के काम करते आए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट हो, जयपुर ब्लास्ट हो, गुजरात ब्लास्ट हो। तो हमने आपने अपने आजादी के नायकों के बारे में पढ़ा सुना है। वो भगत सिंह थे, वो राजगुरु थे, सुखदेव थे, जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, लेकिन वो आजादी के लिए लड़े, देश की आजादी के लिए। और इनको देखिए जरा, बेगुनाहों को मारा, परिवारों का पूरा परिवार तबाह कर दिया, घरों को उजाड़ा, लेकिन हाव भाव ऐसा, शान ऐसी, हंसते मुस्कुराते, जैसे इन्होंने देश और धर्म के लिए कितना बड़ा, कितना नेक काम कर दिया। ये और कुछ नहीं, ये इन कट्टरपंथियों की खुद को सेनानी साबित करने वाली सोच, एक कट्टरता का ऐसा जहर है जो इनकी नस नस में भरा हुआ है। और इनकी हंसी के पीछे एक नहीं, सैकड़ों बातें हो सकती। पहली बात तो यह कि 17 साल लंबी सुनवाई में इन्होंने इस लचर सिस्टम को करीब से देखा है। खराब जांच की वजह से असली मुकदमे में इन्हें सजा ही नहीं हुई, हाई कोर्ट में फैसला पलट गया। इस देश में कानून व्यवस्था का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और इस मजाक पर हंसी नहीं तो और क्या आएगी। दूसरी बात यह है कि ये आतंकी इतने कट्टर हैं कि 71 मौतों का इन्हें जरा भी अफसोस नहीं। कोर्ट में हंसना उनकी इसी सोच को दिखाता है, जो ये मानती है कि वो शहीद है। सजा उनके लिए सजा नहीं, बल्कि एक इनाम है। जिहाद की लड़ाई में उन्हें ये इनाम मिला है। तीसरी बात, कट्टरपंथ भी एक अलग ही तरह का नशा है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी धर्म के नाम पर हिंसा को जायज मानते हैं। उनकी हंसी इस बात का सबूत है कि वो खुद को जिहाद का सिपाही मानते हैं और उसके लिए हर सजा एक गर्व की बात। चौथी बात, इन्हें पता है कि भारत में आतंकियों के लिए कई बार रात में, देर रात में भी, आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। याकूब मेमन का केस याद होगा आपको। आतंकियों की हंसी हमारे सिस्टम की इसी उदारता पर है। पांचवी बात, 2019 में इन्हें फांसी मिली थी, जो कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर जाकर उम्र कैद मिली है अब, लेकिन ऊपरी अदालतों का रास्ता अभी भी बाकी है। पहले भी बरी हुए हैं, क्या मालूम आगे भी बरी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सहनशीलता, हमारा लोकतंत्र, अदालतों में हमारा भरोसा, इन सब को ये आतंकी अपनी ताकत समझते हैं। उनकी हंसी हमारी इसी खूबी पर है
जिसे हम ताकत मानते हैं वो उसे कमजोरी मानते हैं। यह हंसी न सिर्फ हमारे सिस्टम पर सवाल उठाती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा लचर सिस्टम इन कट्टरपंथियों को रोक पाएगा या हंसी, इस तरह की हंसी आगे भी गूंजती रहे। माना कि न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन इन आतंकियों को हंसने की हिम्मत कहां से मिलती है? तो मैं आपको एक वाकया बताता हूं। इनके वकील ने अदालत में क्या दलील दी थी, जरा सुनिए उसको। आतंकियों के वकील ने सुनवाई के दौरान एक शायरी के जरिए जताने की कोशिश की थी कि ये सारे निर्दोष हैं और इन्हें फंसाया गया है इनके मजहब की वजह से। आतंकी शहबाज के वकील मुजाहिद अहमद ने कोर्ट के सामने एक शेर पढ़ा, कहा कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल और तुम ही मुदई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी। लेकिन जज ने शायरी का जवाब एक दूसरी शायरी से दिया। उन्होंने जवाब दिया कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है क्या गलत हमें सब पता होता है। राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में जो हिंसा के बीज बोए जा रहे हैं, उसके बीच दीदी किसकी तरफदारी करेंगी और किसकी रक्षा करेंगी। तो वक्फ संशोधन बिल 8 अप्रैल को कानून बन चुका है, जिसे संसद में पारित किया गया और पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन वक्फ कानून के विरोध के नाम पर अभी भी कानून को हाथ में लेने का सिलसिला जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, जबकि संसद में बने कानून को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए सवाल तो बनता है कि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कानून तोड़ने का लाइसेंस आखिर कौन दे रहा है? क्योंकि आप देखिए कि वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारने के लिए भड़काऊ भाईजानों का पूरा गैंग कैसे एक्टिव है। बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर हैदराबाद तक एंटी वक्फ कानून मूवमेंट चलाया जा रहा है। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले मुसलमानों को पीटा जा रहा है। मणिपुर में तो वक्फ कानून के विरोध में बीजेपी के एक नेता का घर ही फूंक दिया गया, जला दिया गया। कल शाम को बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर खूब हिंसा हुई। सड़कों पर उतरे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ ने सड़कों पर खड़े पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम वक्फ कानून का विरोध करने वालों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यह कि वक्फ कानून का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों वक्फ कानून को संविधान पर हमला बताया जा रहा है? नए कानून से वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म हो जाएगी, क्या यह संविधान के खिलाफ है? नए कानून से वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर उसका मन करे उस पर दावा नहीं ठोक सकेगा, क्या यह संविधान के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड के दावों को अब सरकार वेरीफाई करेगी, क्या यह संविधान के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड के कब्जे से हिंदू मंदिरों की जमीनें वापस ली जाएंगी, क्या यह संविधान के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड का एएसआई संरक्षित इमारतों पर कब्जा अब पहले की तरह नहीं हो पाएगा, क्या यह संविधान के खिलाफ है? या वक्फ बोर्ड के पीड़ितों को अब हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, या वक्फ बोर्ड के पीड़ित अब ऊपरी अदालतों में वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दे सकेंगे? यह संविधान के खिलाफ। आखिर क्या संविधान के खिलाफ है भाई? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होगी, क्या यह संविधान के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली जमीनें वापस लेकर मुसलमानों के हित में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या यह संविधान के खिलाफ है? आखिर नए वक्फ कानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो संविधान के खिलाफ है?
कम से कम ये तो बताइए, तब तो आपके विरोध को जायज माना जाएगा। सिर्फ ये कह देने भर से कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ कानून असंवैधानिक है, तो आपके कह देने से असंवैधानिक नहीं हो जाएगा ना। और अगर फिर किसी को लगता है कि वक्फ कानून गैर कानूनी है, यह गलत है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। अगर वक्फ कानून में कुछ गलत होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पे एक्शन ले सकता है ना। वो सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी हिंसा, इतना बवाल आखिर क्यों? वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वाले, सड़कों पर उतरकर हिंसा के लिए उकसाने वाले भड़काऊ भाईजान और राजनीतिक मुसलमानों को असल में पता है कि वक्फ कानून में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित कर सके। उन्हें डर इस बात का है कि जिस वक्फ के नाम पर उन्होंने इतने सालों तक मुसलमानों को ठगा है, जमकर मलाई काटी है, वो बंद हो जाएगी। और वक्फ के नाम पर मचाई गई लूट का एक बड़ा लाभार्थी कौन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अब उसकी वक्फ वाली जो मनमानी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। और वो मेगा प्लान क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। तो AIMPLB 10 अप्रैल से वक्फ बचाओ मुहिम शुरू करने वाला है, जो अगले 3 महीने तक चलेगा, 7 जुलाई तक। और AIMPLB के मुल्ला मौलाना पूरे देश में घूम घूम कर मुसलमानों को वक्फ कानून में कमियां बताएंगे। तहफ्फुज़ औकाफ कारवा, यानी कि वक्फ की हिफाजत के नाम से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ एक अलग कार्यक्रम किया जाएगा। और वक्फ कानून के विरोध में सभी राज्यों की राजधानियों में धरना, प्रदर्शन वगैरह किए जाएंगे। हर शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद मुसलमान ह्यूमन चेन बनाएंगे और अपना विरोध जताएंगे। AIMPLB ने अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे मुसलमान अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस सब की लाइटें बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर DM के जरिए राष्ट्रपति तक ज्ञापन भेजने का प्लान। और देश के 50 बड़े शहरों में AIMPLB वक्फ कानून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो एक बड़ा प्लान किया गया है इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने का। लेकिन जो असली सवाल है, जो मुख्य सवाल है, वो अपनी जगह कायम है। और सवाल ये कि जब मुसलमान पूछेंगे कि वक्फ कानून कैसे उनके खिलाफ है, तो उन्हें क्या बताया जाएगा? क्या उन्हें यह बताएंगे आप कि इससे वक्फ की मनमानी खत्म हो रही है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ? या मुसलमानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड अब अवैध कब्जे नहीं कर पाएगा, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ? वक्फ कानून का विरोध करने वाला AIMPLB भी यह जानता है कि उसके पास वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कोई तर्क नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए वो हर सवाल के जवाब में सिर्फ मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दे रहा है। AIMPLB के मौलानाओं की फौज वक्फ कानून के विरोध में कोई तर्क नहीं दे पा रही, इसीलिए सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही। आप सुनिए जरा एक बार, AIMPLB के सचिव मौलाना महफूज कैसे वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ भाईजान बने बैठे। मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। धमकी उसे दीजिए जो डरना जानते हो। मुसलमान अपने आप को डर और खौफ से ऊपर उठाकर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप हमें न डराइए। आप अगर हमें डराएंगे, जनरल डायर बनेंगे, तो ये याद रखिए कि आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तो सुना आपने, ये वही लोग हैं जो वक्फ के नाम पर मची लूट के सबसे बड़े लाभार्थी रहे, वक्फ संपत्तियों से अपनी तिजोरियां भरते रहे। अब इनकी तिजोरियां खाली होने का वक्त आ गया है तो इन्हें डर सता रहा। इनके पास वक्फ कानून के विरोध में कोई चीज नहीं है। इनकी सिर्फ एक उम्मीद है
कि मुसलमान सड़कों पर उतरकर वक्फ कानून का विरोध करेगा, इसीलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस मुहिम को कामयाब बनाया जाए। और कैसे कैसे, जरा ये भी समझिए। तो ये वही लोग हैं जो विरोध के नाम पर प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं, फिर भीड़ में अपने गुर्गे घुसा देंगे, जिनका काम होता है भीड़ को हिंसा के लिए उकसाना। यही कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन निकाला, जिसमें शामिल असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला दी कि पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को मार दिया। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए बल प्रयोग किया जरूर, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस से भिड़ गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया, पुलिस पर अटैक किया और खूब उत्पात मचाया गया। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा इस बात का सबूत है कि वक्फ कानून के नाम पर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए आम मुसलमानों को आगे किया जा रहा है। अब देखिए कि मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों को भरोसा दे रही हैं कि बंगाल में वक्फ कानून कुछ नहीं कर पाएगा। आप सुनिए एक बार जरा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या कोई राज्य सरकार वक्फ कानून को लागू होने से रोक सकता है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। तो ममता बनर्जी के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि वो संसद में बने वक्फ कानून को बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगी, और ऐसा कहकर वो मुसलमानों को बरगला रही, झूठ बोल रही। ममता बनर्जी एक तेज तर्रार राजनेता है। वो जानती हैं कि केंद्र सरकार का कोई कानून राज्य सरकार लागू करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधानसभा को केंद्र सरकार के किसी कानून के खिलाफ सिर्फ प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा करने का हक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कानून पर। आसान भाषा में अगर कहें तो राज्य विधानसभाएं केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाकर सिर्फ अपना विरोध जता सकती है, किसी केंद्रीय कानून को लागू करने से नहीं रोक सकती। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी मुसलमानों को भरोसा दे रही हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। इसको आधार बनाकर बीजेपी कह रही है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा में असल में ममता की इन्हीं चालबाजियों का हाथ है। ममता बनर्जी 26,000 जो नौकरी गई है, इस करप्शन की बात से आंख हटाने के लिए, यानी लोगों का कंसंट्रेशन हटाने के लिए इस तरीके की कोई भी बदमाशी करेगा तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। तो वक्फ कानून के विरोध के नाम पर सिर्फ सड़कों पर बवाल नहीं मचा है, बल्कि तमाम राजनीतिक दल भी आपस में भिड़े हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी वक्फ कानून पर चर्चा के नाम पर जमकर बवाल हुआ, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये तस्वीरें देखिए जरा, सदन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के विधायक आपस में कैसे भिड़ गए, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून को लेकर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है और इसी बात पर विधायकों के बीच झगड़ा हो गया, खूब जमकर धक्का मुक्की हुई। इस हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक काफी गुस्से में नजर आए। वो पीडीपी विधायक वहीद पारा से भिड़ गए। आम आदमी पार्टी विधायक ने पीडीपी पर कौम से गद्दारी करने का भी आरोप लगा दिया। एक बार जरा सुनिए जरा। मुफ्ती साहब उसने कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है,
इतना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे पीडीपी के गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो, इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब आप सोचिए, एक ऐसा कानून पूरा विपक्ष मिलकर भी जिसकी एक खामी साबित नहीं कर पा रहा है, उस वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सत्ता के गलियारे तक कैसा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, कैसा माहौल बनाया जा रहा है। इसीलिए सवाल तो बनता है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पॉलिटिक्स चमकाई जा रही है? सिर्फ क्या वक्फ कानून का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे विपक्ष को अपने मुस्लिम वोट बैंक को छिटक जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इसके अलावा वो वक्फ कानून के विरोध की कोई वजह नहीं समझा रहे? ऐसे में सवाल भी बनता है कि आखिर वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों को कब तक भड़काया जाता रहेगा? तो देश का मूड मीटर में अब आपको आगे यह बताएंगे कि कहां नीलाम होने जा रहा है अरबों रुपए का ब्लू डायमंड, एक ऐसा नायाब हीरा जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के रईसजादों के बीच एक रेस शुरू हो चुकी है। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में दुनिया के सबसे दुर्लभ हीरों की एक प्रदर्शनी लगी। इस डायमंड एग्जीबिशन में वैसे तो 8 नायाब हीरे रखे गए हैं, लेकिन इसे सबसे स्पेशल बना रहा है नीले रंग का एक खास हीरा। यह हीरा 10.3 कैरेट का है। दुनिया में कुदरती तौर पर आज तक जितने भी ब्लू डायमंड मिले हैं उसमें भी यह सबसे आला है, सबसे खास। ये कितना स्पेशल है उसका अनुमान आप उसकी कीमत से लगा सकते हैं। इसकी कीमत रुपए में बताऊं तो गिनती 10 अंकों तक पहुंच जाएगी। सीधे सीधे अगर समझिए तो 1 अरब 73 करोड़ 9,46,040 रुपए। तो दाम सुनकर आपका भी दिमाग हिल गया होगा। यानी कि मतलब 200 करोड़ का हीरा। साइज अगर आपको यहां स्क्रीन पे साइज थोड़ी अलग दिख रही होगी, बड़ी दिख रही होगी, लेकिन असल में इसका जो आकार है वो एक मटर के दाने से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। और इसे इस ब्लू डायमंड को डायमंड एग्जीबिशन में जब दिखाया गया तो देखते ही सबकी जुबान पर इसका नाम चढ़ गया। इस नीले हीरे को मेडिटेरेनियन ब्लू नाम दिया गया है और अगले महीने यानी कि मई में जिनेवा में इस हीरे की नीलामी होनी, जहां दुनिया के बड़े बड़े अमीर इसकी बोली लगाते हुए दिखाई देंगे। तो मेडिटेरेनियन ब्लू नाम का यह हीरा क्यों इतना खास है? इसकी वजह इसके नीले रंग में छिपी हुई। दुनिया भर के खादानों से जो हीरा निकलता है वो आमतौर पर सफेद रंग का होता है। खादानों में रंगीन हीरे मिलने की संभावना 0.1% से 0.01% तक होती है। अगर औसत के लिहाज से कहूं तो खादानों से निकलने वाले 10,000 से 1 लाख हीरों में से 10,000 से लेकर 1 लाख हीरों में से बमुश्किल 1-2 ऐसे हीरे होते हैं जो कि रंगीन होते हैं या जिनमें कि थोड़ा एक रंग का एक हल्का सा टिंट होता है। वो अक्सर गुलाबी, पीले या हल्के हरे रंग के होते हैं। नीले रंग के हीरे मिलने की संभावना तो समझिए कि नहीं के बराबर होती है, और वो भी बड़े आकार में। तो यही वजह है कि ये 10.3 कैरेट का ये ब्लू डायमंड अबू धाबी के एग्जीबिशन में मतलब जैसे ही लगाया गया पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। मेडिटेरेनियन ब्लू नाम के इस ब्लू डायमंड का ऑक्शन करने वाली कंपनी माफ करिएगा सौदबी, और उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 दशक में 10 कैरेट से ज्यादा के केवल 5 ब्लू डायमंड नीलामी में आए हैं 1 दशक में। और इन सब के बीच सवाल यह है कि सफेद हीरा किन वजहों से रंगीन बन जाता है। नीले रंग का जो खास तौर से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाता है जिसको, वो कैसे बनता है आखिर? तो इसके लिए धरती के अंदर हीरों के बनने की जो प्रक्रिया है जरा उसको समझिए संक्षेप में। हीरे धरती के गर्भ में 400 से 700 किलोमीटर की गहराई में बहुत अत्यधिक दबाव, बहुत ज्यादा दबाव जब होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तब बनते हैं। और कई हजार डिग्री सेल्सियस के तापमान में उनका निर्माण होता है।
और ज्वालामुखी की गतिविधियों के जरिए वो धरती की सतह तक पहुंचते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99% हीरे सफेद और पारदर्शी होते हैं, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जिन हीरों में बोरॉन नाम का तत्व मिल जाता है तो उनकी रंगत बदलने लगती है और वो नीले रंग के होने लग जाते हैं। बोरॉन चूंकि एक प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इनका हीरो में शामिल होना या हीरो के अंश के रूप में इनका सामने आना एक बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। तो इसीलिए ये जो मेडिटेरेनियन ब्लू हीरा है, ये दुनिया भर में आज चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको हासिल करने के लिए दुनिया के जितने धन कुबेर हैं, सबके मन में एक हसरत है कि जब इसकी नीलामी हो तो वो इसके मालिक बने। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार दिनेश गौतम।